सो आइए स्टार्ट करते हैं आज फ्लूइड्स का पार्ट 2 यानी रिवीजन पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की। आई होप आपको फ्लूइड स्टैटिक्स में काफ़ी कुछ रिवाइज हुआ। अब फ्लूइड डायनामिक्स की शुरुआत होती है मोशन से। आपको पता है कि फ्लूइड्स का मोशन दो तरीके का है, एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे इक्वल टाइम में। इस तरीके के फ़्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ़्लो कहते हैं। जब फ्लो एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लग जाए, जब फ्लो में जिगजैग होने लग जाए, तो आप उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हमें मोरओवर बातचीत स्टेडी फ्लो की करनी है यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो की करनी है। टर्बुलेंसी हमारा पार्ट नहीं है। हाँ, हम बॉर्डर तक जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट तक जाएंगे, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी तक डिस्कस करना हमारा काम है, और सारी डिस्कशन स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर होती है। अब मान लेते हैं कि कोई ट्यूब है हमारे पास और इस ट्यूब से आप फ्लो करा रहे हो। तो अगर इस ट्यूब के अंदर यहाँ से कुछ सर्टेन मास एंटर कर रहा है टी टाइम में, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन करने का मतलब ये है कि उतना ही मास बाहर निकल जाए। अगर मान लिया एक सेकंड में अगर 10 लीटर पानी आया, तो 10 लीटर पानी को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, तभी तो फर्दर और 10 लीटर पानी आ पाएगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन करने का मतलब ये है कि जितना मास इन करता है उतना ही मास आउट करे। मास इन इज इक्वल टू मास आउट, आपको पता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये मास इन पर यूनिट टाइम क्या हिसाब है कि पर यूनिट टाइम यानी कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, तो आप मास इन और मास आउट का रेशियो निकाल सकते हो, देखोगे कांस्टेंट रहेगा। मींस मास, आपको पता है कि मास का फार्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टी। यहाँ हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2 अपॉन टी, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो, डेंसिटी से डेंसिटी कट हुआ तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, और अपॉन टी यहाँ A1 L1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा A2 L2 अपॉन टी, और L1 अपॉन टी को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी यानी कि A1 V1, और L2 अपॉन टी को V2 लिख सकते हैं यानी A2 V2। ये बड़ा फेमस सा रिलेशन है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बड़े ही शॉर्ट में मैंने आपको ये प्रूफ बताया, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फार्मूला है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मीन्स सबसे पहली शुरुआत इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से होती है, जो ये कहता है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी ट्यूब के अंदर, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन्ड है तो। मतलब अगर एरिया यहाँ का छोटा है तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी। ऐसा अक्सर होता है, टैप वाटर को अगर आप क्लोज करने की कोशिश करें तो वहाँ की वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है। तो जब भी आप किसी पाइप को एक तरफ से दबाते हैं, काफ़ी तेज अच्छा फ्लो होने लग जाता है, वेलोसिटी काफ़ी हाई हो जाती है। दिस इज सिंपली व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसका फार्मूला है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अलग अलग फार्मूलाज में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। A1 बाई A2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू V2 बाई V1, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि ये फर्स्ट बातचीत आपको पता लगी, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके साथ फ्लो ऑफ फ्लूइड के साथ एक और चीज़ एसोसिएटेड होती है, और वो है एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लूइड। एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लूइड। तो एनर्जी तीन तरीके की है। पहला काइनेटिक एनर्जी। हालांकि मैकेनिक्स में, इनर्शियल मैकेनिक्स में आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता था, हाफ mv² होता है। यहाँ इस मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ जो फार्मूला बनता है वो मास को लिख सकते हैं डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ जो फार्मूला बनता है, इसी फार्मूले को लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो v² इंटू वॉल्यूम। और ये भी बता दूं मैं आपको कि इस फार्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी जिसे कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है हाफ रो v²। आपको इसका ऑलवेज ध्यान रखना है। ये फार्मूला रहेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काइनेटिक, सिंपली काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसका फार्मूला है हाफ रो v²। सो आई होप कि सबसे पहली एनर्जी आपको पता लगी, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही अगर हम उसके साथ हाइट के साथ अगर एनर्जी देखें, तो जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको याद है mgh। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ भी देखें कि
अगर एक सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड h हाइट के ऊपर है तो उसका फार्मूला हो जाएगा mgh, या फिर मास को आप चाहो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा और साथ में gh एसोसिएट होगा। तो यहाँ जो सेकंड फार्मूला है जिसको आप कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फार्मूला है रो जी एच इंटू वॉल्यूम, रो जी एच इंटू वॉल्यूम। इसके साथ भी वॉल्यूम आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला रो जी एच। तो ये दो फार्मूलाज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लूइड के अंदर। जब भी फ्लूइड की एनर्जी निकालते हैं तो फार्मूला नंबर 1 ये है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसका फार्मूला है हाफ रो वी स्क्वायर, और फार्मूला नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, जिसका फार्मूला होता है रो जी एच। अब इन दोनों के अलावा एक और एनर्जी है जिसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी। मैं पहले बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर दूं, उसके बाद आपको प्रेशर एनर्जी बताता हूं। सो ये दोनों फार्मूलाज आपने सीखा, एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसका फार्मूला हाफ रो वी स्क्वायर, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसका फार्मूला है रो जी एच। अब तीसरी बात समझिए, क्या होता है फ्लूइड के अंदर, जैसे मान लिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। आपको पता है ये फ्लूइड, मैंने बताया हुआ है कि फ्लूइड एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपने वेट की वजह से। अगर यहाँ एक पिस्टन लगा दिया हमने तो ये पिस्टन ऑटोमेटिकली इस प्रेशर की वजह से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर से समझिए कि ये प्रेशर यहाँ आ जाएगा, इसके लिक्विड कॉलम के वेट की वजह से यहाँ सेटिंग प्रेशर होगा रो जी एच, वो रो जी एच यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा होगा। यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ का प्रेशर एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये पिस्टन मूव करने लग जाएगा। तो यहाँ ये जो भी मूवमेंट हो रही है ये प्रेशर की वजह से हो रही है, यानी ये जो वर्क डन है वो इस प्रेशर की वजह से हो रहा है जो फ्लूइड ने यहाँ लगाया हुआ है। तो जब भी कभी वर्क डन प्रेशर की वजह से हो या फिर जब भी एनर्जी प्रेशर की वजह से एसोसिएटेड हो तो ऐसी एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। ये तीसरी फ्लूइड में इंपॉर्टेंट एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, प्रेशर एनर्जी। आप समझिए, यानी कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है चार्ज के फ्लो के लिए, डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। जैसे आपने हीट में पढ़ा है कि टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड है हीट के फ्लो के लिए, ऐसे ही अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड है। यानी जब दो टर्मिनल्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड फ्लो करना शुरू कर जाएगा। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, वो प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एंड पोटेंशियल में। तो प्रेशर एनर्जी का मतलब है एनर्जी एसोसिएटेड विद प्रेशर, एनर्जी एसोसिएटेड विद प्रेशर। अब इसको आप एनर्जी कहिए या फिर वर्क डन कहिए। अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन तक पहुँचिए। वर्क डन का फार्मूला आपको पता है एफ डॉट डी एक्स, या फोर्स इंटू एक्स आप कह सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फोर्स का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया और इंटू एक्स। अब एरिया इंटू एक्स को लिखा जा सकता है वॉल्यूम, यानी कि वर्क डन का फार्मूला मिला, यानी कि एनर्जी का फार्मूला मिला प्रेशर इंटू वॉल्यूम। फिर से समझिए, क्योंकि ये प्रेशर से रिलेटेड है इसीलिए इस एनर्जी को कहेंगे प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। हालांकि फ्लूइड में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आप देख रहे हो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, हर जगह हमने पर यूनिट वॉल्यूम का हिसाब लगाया हुआ है। तो ऐसे ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला सिंपली पी हो जाएगा अगर इसको लेफ्ट में रखें तो। ये तीसरा फार्मूला है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फार्मूला पी हाफ रो वी स्क्वायर एंड रो जी एच। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जब भी बात एनर्जी की जाएगी। अब क्या होता है कि जब आपने तीनों एनर्जी समझ ली तो हमने जब काइनेटिक और पोटेंशियल जनरल मैकेनिक्स में पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, जब भी ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा होता है। यही सेम फ्लूइड के साथ भी होता है। फ्लूइड के अंदर भी अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें तो इन तीनों एनर्जीज़ का सम, क्योंकि यहाँ तीन एनर्जीज़ हैं तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों एनर्जीज़ का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और यही बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है। तो बर्नौली ने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू बर्नौली, आपको ध्यान है
कि सम ऑफ, अकॉर्डिंग टू बर्नौली, आपने ये समझा हुआ है कि सम ऑफ व्हाट, एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता देता हूँ आपको, सम ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इन तीनों का सम ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ, इसकी कंडीशन है फ्लूइड आइडियल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। तो ये जो बेसिक कंडीशन है, अगर आइडियल बिहेवियर को फॉलो करता है तो बर्नौली ने ये कहा था कि तीनों का सम, अब आपको पता है तीनों का सम, प्रेशर एनर्जी है P, दूसरी है हाफ रो V स्क्वायर और तीसरी है रो GH, इन तीनों का सम ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमारी जनरल लाइफ में इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं। जैसे इन तीनों का सम कांस्टेंट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे मान लिया फ्लूइड, दो लेयर है फ्लूइड की, एक ऊपर और एक नीचे। अगर ऊपर वाला लेयर बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रेशर एनर्जी कम होगी। अगर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक कम होगी। ये एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना है, मतलब सॉरी, बहुत सारे ब्यूटीफुल फिनोमेना एसोसिएटेड हैं इससे, जिनका अभी हम जिनको रिकॉल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको आई होप समझ आया। इसका प्रूफ भी है, किसी एक नैरो पाइप से प्रेशर की वजह से होने वाला वर्क डन P1 P2 V निकाल सकते हैं और काइनेटिक का चेंज, पोटेंशियल का चेंज निकाल कर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ हम रिवीजन पार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला, इन दोनों की बात ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई। हालांकि ये डेरिवेशन बहुत आसान है, वर्क डन P1 माइनस P2 इंटू V हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, दोनों का चेंज प्रेशर के वर्क डन के बराबर होगा, इक्वलाइज करेंगे और ये आ जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि इन्होंने क्या कहा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड ये प्रिंसिपल है, और तीनों का सम ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकली समझ आया। इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चन जिनके ऊपर आता है, जैसे कि वेंचुरीमीटर हुआ, जैसे कि स्पीड ऑफ फ्लक्स हुआ, और बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मैथमेटिकल वाले, स्पीड ऑफ फ्लक्स और वेंचुरीमीटर, दो मैं बताऊं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। सो स्पीड ऑफ फ्लक्स में आप ये समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कंटेनर है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और यहाँ से इस कंटेनर में ओपनिंग है जहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है। ऐसे मान लेते हैं V1 स्पीड के साथ आ रहा है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। दो ओपनिंग्स है, यहाँ से बाहर आना और यहाँ से इन करना, ये इन करना आउट करना, या इन ना भी कर रहा हो तो यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ से शिफ्ट होगा। तो फ्लूइड में किसी भी दो पॉइंट के अबाउट अगर आप बर्नौलीज लगा दें तो होगा सीन क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर P1 है, प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी हाफ रो V स्क्वायर है, और यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रो GH1 है। मान लेते हैं यहाँ की हाइट H1 है, तो रो GH1 हो जाएगा। इनका सम इस टर्मिनल की तीनों एनर्जीज का सम के इक्वल होगा। हर जगह फ्लूइड में कहानी काम करेगी। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया। यहाँ का प्रेशर मैं मान लेता हूँ P2 है, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ रो V2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये V1 है, और प्लस यहाँ की जो हाइट होगी, हाइट की वजह से जो एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी वो रो GH2 होगी। ये है सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। अक्सर इस डेरिवेशन के अंदर जब आप फ्लक्स निकाल रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये वाला एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि A1 अपॉन A2 V2 अपॉन V1 के ठीक इक्वल होगा, या फिर आप जानते हैं कि A1 V1 ठीक बराबर होता है A2 V2 के। तो कंपैरेटिवली सोचिए कि अगर A1 A2 से काफ़ी छोटा है तो क्या V1 V2 से काफ़ी बड़ा होगा? मतलब अगर A1 काफ़ी छोटा है A2 से तो V2 क्या होगा, V2 जो यहाँ से डाउनवर्ड की स्पीड होगी वो भी काफ़ी छोटी है। अगर A1 काफ़ी छोटा है तो V2 भी काफ़ी छोटा होगा। मतलब अगर V1 सिग्निफिकेंटली कुछ दिख रहा है जाता हुआ तो ये आपको पता भी नहीं लगेगा, वो बहुत स्लोली स्पीड से डाउन हो रहा होगा। ऐसा अक्सर होता है जब आप बकेट में कोई होल कर दें और पानी बाहर आ रहा है, बहुत छोटा सा होल करें तो
एरिया बहुत छोटा होना चाहिए। तो आप देखेंगे लेवल डाउन तो होगा वो बकेट का, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड के साथ, इतना ज़्यादा कि इसे इग्नोर किया जा सकता है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यानी कि अगर A1 क्वाइट लेस देन है A2 से, तो जो V2 होगा V2 वो भी क्वाइट लेस होगा V1 से। ऐसे में V2 को इग्नोर कर सकते हैं और उसके स्क्वायर को तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। आपको पता है कोई वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होता है, तो V2 तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए कई बार इस V2 को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर करने से प्रिसाइज फार्मूला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक दिखने में अच्छा सा फार्मूला हमें चाहिए, तो इसलिए हमें क्वांटिटीज़ को डिक्रीज़ करना है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया और हमें ये निकालना है V1, क्योंकि ये फ्लक्स बाहर आ रहा है, फ्लूइड फ्लक्स बाहर आ रहा है जिसको इफ्लक्स कह रहे हैं, उसका फार्मूला निकालना है, सॉरी उसको ऑब्वियसली उसके लिए फार्मूला बनाना है, तो हमें V1 निकालना है। तो V1 निकालने के लिए हमने इसको इग्नोर कर दिया और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को शिफ्ट किए हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ रो V1 का स्क्वायर को लिखा जा सकता है, अगर इसको इधर भेजा तो P2 माइनस P1, और ये वाली वैल्यू अगर उधर गई तो प्लस रो जी, अगर आप रो और जी, रो जी यहाँ भी है, ये माइनस में चला जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं H2 माइनस H1। अल्टीमेटली देखें तो V1 के स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है, 2 इधर आया 2 बाई रो, और आप देखें तो यहाँ हो जाएगा P2 माइनस P1, और यही 2 बाई रो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस रो से रो कैंसिल आउट हुआ क्योंकि रो डिवाइड में गया, तो बचा 2g, और H2 माइनस H1 को आप लिख सकते हैं 2gh। अगर आप V1 के स्क्वायर को हटाएं तो राइट साइड बन जाएगा अंडर रूट। ये फार्मूला होता है स्पीड ऑफ फ्लक्स का, बड़ा ही पॉपुलर वेल नोन फार्मूला है आपके लिए। तो 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2gh, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको पता है कितना सिंपल डेरिवेशन था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए, इसको इग्नोर की, बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा के दोनों इक्वेशन बनाया और शिफ्ट करके ये फार्मूला निकाल लिया। अभी क्या है कि इसी में एक फिजिसिस्ट थे टॉरिसलीस जिनका नाम था, उन्होंने एक नई बात बताई। उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रेशर है जो बाहर से लग रहा है एक्सटर्नली, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा होगा। हर बार लगे ज़रूरी नहीं है, आप भी लगा दो सकते हो, कोई एक्सटर्नल बॉडी भी लगा सकती है, हवा भी फ्लो करती हुई लगा सकती है, पर नेचुरल एयर जो यहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो प्रेजेंट है, उनकी वजह से यहाँ जो प्रेशर लगा हुआ है P1 वो कहीं ना कहीं P के बराबर है। और अगर ये कंटेनर ओपन है, क्लोज होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ओपन होगा तो P2 भी ATM के बराबर होगा। देखिए अगर ये क्लोज्ड है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल हो, कम भी हो सकता है और हो सकता है कुछ ज़्यादा कंप्रेस करके भरा हुआ, तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ये क्लोज्ड है तो वैक्यूम होगा तो ज़ीरो भी हो सकता है। सेंस ये है कि अगर ये कंटेनर ओपन है, इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर कंटेनर ओपन है, स्पेशल केस क्या है कि कंटेनर इज़ ओपन। अगर कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि कंटेनर ओपन है या नहीं है, तो भी आपको ओपन ही मानना है। ज़्यादातर केसेस में कंटेनर को ओपन ही मानना होता है अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर ओपन है तो ऐसे में P1 ठीक बराबर हो जाएगा P2 के, जो कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ठीक बराबर है। ऐसे में P2 माइनस P1 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। 0 इंटू 2 बाई रो, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो V1 का फार्मूला √2gh के बराबर हुआ। यानी ऐसे में वेलोसिटी का फार्मूला आता है इस फ्लक्स का √2gh। ध्यान से देखिए तो क्या ये वेलोसिटी फ्री फॉल वाली वेलोसिटी के इक्वल नहीं है? जब मैकेनिक्स में फ्री फॉल के लिए एक सर्टेन हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है तो फाइनल वेलोसिटी, जब u ज़ीरो है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो √2gh फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन से √2gh है, यही टॉरिसली ने बताया था। इसी को टॉरिसलीज लॉ भी कहते हैं कि व्हेन फ्लूइड इज इमर्जिंग फ्रॉम अ सर्टेन होल आउटसाइड, देन स्पीड ऑफ इफ्लक्स एट दैट टाइम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन कंटेनर इज ओपन। दिस इज़ व्हाट टॉरिसलीज लॉ, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो खैर ये पूरी जो चर्चा थी, दिस होल इज़ रिलेटेड टू व्हाट, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स के बारे में जो बातचीत थी, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज जो हमने करा था। तो आई होप कि बर्नौली का ये एप्लीकेशन आपको पता लगा। ऐसे ही जब किसी रिवर की या किसी फ्लूइड की हमें फ्लो की स्पीड निकालनी होती है या क्वांटिटी निकालनी होती है कि कितना वॉल्यूम एक सेकेंड में ट्रांसफ़र कर रहा है, देन वी यूज़ वन स्पेशल डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, वेंचुरीमीटर।
जिसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं उसकी। मैं इसको हटाता हूँ, आई होप आप समझ गए हैं, और चर्चा करते हैं वेंचुरीमीटर की। सो ये एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर में समझिए क्या है कि जैसे दोनों तरफ से ओपनिंग है, ऐसे एक ट्यूब है और इस ट्यूब में एक यू ट्यूब लगा रखा है आपने, और इस यू ट्यूब में आपने मर्करी फिल कर रखी है इसके अंदर। अभी क्या है कि इसको आपने रिवर में डाल दिया, जिसकी भी आपको स्पीड निकालनी है। तो जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा होगा यहाँ उसी से एंटर करेगा, यानी v1 इज़ द नेचुरल स्पीड, उससे ये एंटर करेगा। और यहाँ ये थोड़ा जाके नैरो हो रही है और फिर जाके वाइड हो रही है। तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और मान लेते हैं यहाँ की जो स्पीड है दैट इज़ v2। तो आपको पता है अगर यहाँ बर्नौलीज लगाएं, अच्छा ये डिवाइस कोई बहुत बड़ी डिवाइस नहीं है, छोटी सी है। तो ग्राउंड से ऑलमोस्ट हाइट, मतलब यहाँ कहीं ग्राउंड है तो यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट, दोनों पॉइंट की हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कोई बेसिक चेंज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ की स्पीड अलग है और यहाँ की अलग है। दूसरा, यहाँ का प्रेशर भी अलग हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं इस सेक्शन का P1 है और इस सेक्शन का प्रेशर P2 है, चेंज आ रहा है। तो सिर्फ दो का चेंज देखेंगे, तीसरा है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी दोनों कांस्टेंट है तो वो कट ही जाएंगे, तो फिर उनको लेके कोई खास फायदा नहीं है। हालांकि आपको यहाँ दिख रहा होगा, 2 पॉइंट ले लेते हैं तो हाइट सेम ही है, यहाँ से और यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिवाइस ऑलरेडी बहुत छोटी होती तो कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता। तो खैर ओवरऑल ये है कि अगर मैं लिखूँ बर्नौलीज प्रिंसिपल से तो आप कह सकते हैं रो v1 का स्क्वायर ठीक बराबर होगा P2 प्लस हाफ रो v2 के स्क्वायर के। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। पोटेंशियल दोनों जगह कैंसिल आउट हो गए, प्रेशर प्लस काइनेटिक दोनों का सम कैसा होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए। अभी क्या है, मान लिया हमें निकालना है v1, क्योंकि v1 वो नेचुरल स्पीड है जो कि फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से पहले तो इन दोनों को एक साथ रखते हैं और P1 माइनस P2 यहाँ आ सकता है। तो अगर हम देखें, पहली बात देखिए यहाँ की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है या यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है, सोचेंगे तो यहाँ की ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर एरिया बड़ा तो V1 कम, एरिया कम तो V2 ज़्यादा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो अगर V1 कम है तो प्रेशर हाई होगा, यानी P1 यहाँ कैसा होगा, ग्रेटर, P2 कैसा होगा, कम। यही सोचना है, यानी P1 बड़ा है तो अगर डिफरेंस ऑफ प्रेशर देखें, ये P2 इधर आ जाएगा तो ये उधर जाएगा, यानी आप लिख सकते हो हाफ रो V1 का स्क्वायर, सॉरी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो, यहाँ से जैसे ये V1 राइट साइड जाएगा तो आप लिख सकते हैं हाफ रो P1 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया। ये फार्मूला बन सकता है जिसको आप ये भी लिख सकते हो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, और चाहें तो आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1 का स्क्वायर, यहाँ से V2 का माइनस V1 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। ये तो रही कहानी नंबर 1, जिसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है हाफ रो। अगर मैं V1 का स्क्वायर जो कि मेरा टारगेट है निकालने का, उसको कॉमन ले लूँ तो ये यहाँ नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर और -1 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा P1 माइनस P2 की वैल्यू, डिफरेंस ऑफ प्रेशर की। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, ये स्क्वायर रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ रो V1 का स्क्वायर, और V2 बाई V1 को आप लिख सकते हैं A1 बाई A2 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए कैसे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी A1 अपॉन A2 की वैल्यू V2 बाई V1 है। तो जहाँ V2 बाई V1 है, आप चाहो तो वहाँ V2 बाई V1 लिख सकते हैं फ्रॉम व्हाट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपको पता लगा कि प्रेशर डिफरेंस का ये बड़ा ही अच्छा सा फार्मूला आ गया, हाफ रो V1 का स्क्वायर और ब्रैकेट में A1 बाई A2 का होल स्क्वायर -1। ये कहीं ना कहीं किसका फार्मूला है, तो आंसर इज प्रेशर डिफरेंस का। अब ध्यान से सोचिए, तो जो प्रेशर यहाँ है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ भी वही प्रेशर होगा, मतलब P1, और इस लेवल पे अगर प्रेशर P2 है तो वो सेम लेवल यहाँ भी होगा, यही देखना है। तो अगर एक कॉर्नर का प्रेशर हाई है और दूसरे का लो है तो ऑब्वियसली ये हाई प्रेशर इसे दबा देगा और ये फ्लूइड धीरे 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 ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाएगा। कब तक राइज होगा, मान लीजिए ये यहाँ नीचे आ गया, नीचे से ये h हाइट तक राइज कर गया, तो यहाँ जो प्रेशर लगा हुआ है वो P1 है। क्या है, P1।
तो जब ये इक्विलिब्रियम में आएगी तो सेम हाइट के ऊपर सेम प्रेशर होना चाहिए। यहाँ आपका प्रेशर P1 है तो यहाँ इसके बराबर का ही प्रेशर होना चाहिए। इसके बराबर का प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ से एक तो लगा हुआ है P2 प्लस यहाँ, मतलब यहाँ इसकी वजह से लगा है P2 प्लस, अगर ये H हाइट तक मर्करी राइज कर रहा है तो इसके वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा रो ऑफ मर्करी G इंटू H। समझ आया? फिर से समझिए, इसके ऊपर P1 प्रेशर इस फ्लूइड ने लगाया है और इसके ऊपर इस फ्लूइड ने P2 प्लस ये जो एक्स्ट्रा राइज हुआ है इसका वेट भी लग रहा होगा। इन दोनों का सम जब इसके बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं P1 बराबर होगा P2 प्लस रो mgh के। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर इसको आप चाहो तो P1 माइनस P2 का फार्मूला रो mgh भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। सो फाइनली हमारे पास ऑप्शन क्या है कि ये और ये इक्वेट कर दो, ये भी वैल्यू P1 माइनस P2 को और ये भी वैल्यू P1 माइनस P2 की। अगर आप इसको इक्वेट करते हैं तो you'll गेट योर राइट आंसर। तो अगर आपने इक्वेट कर दिया तो P1 माइनस दिस होल की वैल्यू ये हो जाएगी। अब अगर आपको V1 निकालना है, लाइक अगर आपने देखा हाफ रो V1 जो कि आपको निकालना है, इसका स्क्वायर अगर देखें तो राइट साइड में क्या है, रो mgh डिवाइड, ये पूरा टर्म इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, यानी A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। आप चाहें तो इस 1/2 के 2 इधर भेज दें तो ये 2 इधर आ जाएगा और इस रो को इधर भेज दें तो रो नीचे आ जाएगा, यानी ओवरऑल V1 के स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी V1 की वैल्यू आ जाएगी दिस अंडर रूट में क्या 2/रो ऑफ मर्करी G इंटू H अपॉन A1/A2 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये था बहुत ही सिंपल सा फंडा। अब यहाँ आपको पता है क्योंकि ये डिवाइस पहले से प्री डिज़ाइंड है तो इसका एरिया पता है, डेंसिटी पता है, जिस लिक्विड जो आ रही है उसकी डेंसिटी हमारे लिए पता है, -1 यहाँ लगा दिया हमने। और इसके अलावा मर्करी की डेंसिटी हमें पता ही है 13.6। जी हमें सिर्फ देखना है हाइट कि क्या हाइट है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मर्करी की हमें पहले से पता होगी, तो यहाँ हमारे लिए ओवरऑल 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, एक तो हाइट कितनी है और एक डेंसिटी क्या है। बाकी सारी चीज़ें पहले से हमें पता होंगी। हमारे लिए जो नहीं पता होगी वो क्या है, वो है हाइट कि कितने हाइट तक मर्करी राइज कर रहा है, वो अंदाज़ा देगा स्पीड ऑफ फ्लो का, और साथ में उसकी डेंसिटी क्या है ये भी हमें देखनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसको लगाना है और फार्मूला क्या है। मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ इसको हटा के, ताकि आपको एक दो बातें और यहाँ जुड़ी हुई बताऊँ। सो फाइनली आपने समझा कि स्पीड ऑफ फ्लो किसी भी रिवर का या किसी भी कंटेनर में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड हम कैसे निकालें, और उसमें हाइट और रो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमें बाहर से ऑब्टेन करना है और ये हमें पहले से पता होगी क्योंकि दिस इज़ लिंक्ड विथ इंट्रिंसिक मटेरियल्स एसोसिएटेड विद, और इंट्रिंसिक शेप एंड साइज़ उनके ऊपर में मतलब वेंचरीमीटर पर डिपेंड करता है ओवरऑल। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है और वो पूछा जाता है क्वांटिटी ऑफ फ्लो Q, जिसका फार्मूला होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ अपॉन टाइम को कह सकते हैं वेलोसिटी, यानी AV। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो Q A1 V1 के बराबर है या तो फिर A2 V2 के बराबर है, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड भी होता है। तो 2 तरीके की बात आपसे पूछी जाती है, या तो क्वांटिटी ऑफ फ्लो उसमें आप A1 V1 निकाल लेना, या तो फिर स्पीड ऑफ फ्लो, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करना। मान लीजिए अगर आपको इसी में क्वांटिटी ऑफ फ्लो पूछ लिया जाए और आपको V1 पता है तो आप V1 के साथ A1 को लिंक कर दीजिए, क्वांटिटी ऑफ फ्लो आ जाएगा। यानी अगर आपने चाहा तो A1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, A2 से, मतलब सॉरी V1 से। तो V1 क्या है ओवरऑल, तो V1 है H अपॉन रो, और इसके साथ 2 डेंसिटी ऑफ मर्करी आ जाएगा अपॉन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, काम करते हैं। तो वजह है इसकी अभी मैं बताता हूँ। तो A2 को इधर ले आओ आप तो आ जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और अपॉन का मतलब ये ऊपर आ जाएगा कौन, जो डिवाइड में है A2 का स्क्वायर।
तो ये क्योंकि स्क्वायर में है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम बाहर ले रूट से तो A2 का स्क्वायर बाहर आएगा रूट से बाहर, तो A1 आ जाएगा। तो इसका एक और फार्मूला बनता है A1 A2 और अंडर रूट h बाई रो 2 रो m अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला है जो वेंचुरी मीटर से एसोसिएटेड है। तो आपको स्पीड ऑफ फ्लो निकालने का तरीका समझ आया, आपको क्वांटिटी ऑफ फ्लो निकालने का तरीका समझ आया। ये दो मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद है तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे निकालना है, एंड यू कैन सिंपली फाइंड आउट दिस। तो आई होप कि आपको ये दोनों मैथमेटिकल एग्जाम्पल समझ आए। कुछ थ्योरेटिकल हैं जो कि बर्नौली के ऊपर बेस्ड हैं। तो आई होप आपने ये समझ लिया, इसका रिवीजन प्रॉपर हुआ। आइए मैं आपको कुछ बेसिक 2-3 और एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स। सो जो अदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे ब्लोइंग ऑफ ऑफ रूफ है एंड ऑटोमाइजर स्प्रेयर है, सो तो या मैग्नेस इफेक्ट है या फिर हार्ट अटैक है, तो इन सब की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। आइए, ब्लोइंग ऑफ ऑफ रूफ का मतलब है कि जैसे कोई घर है और उसके ऊपर ऐसा रूफ रखा हुआ है एक। अब क्या होता है, यहाँ का अगर यहाँ से एयर बहुत तेज़ फ्लो करने लग जाए, आंधी आ जाए या कुछ ऐसा, तो आपको पता है अंदर मान लिया थोड़ा बहुत एयर है प्रेजेंट, बाहर भी एयर था, बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। तो अगर आप अंदर और बाहर बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएं तो आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ की सडन वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई, तो जैसे ही यहाँ अब कनेटिक, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट, यानी कि ये होना चाहिए P2 प्लस हाफ रो V2 के स्क्वायर से। तो अभी क्या हो रहा है, ऊपर वाले रीजन को आप P1 मान लीजिए, सडन यहाँ की वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है, यानी ये बहुत हाई हो जाएगी। जैसे ही ये हाई होगी ये एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। अंदर का एयर फ्लो कर नहीं रहा, यानी ये तो पहले से ही ज़ीरो है, सोचिए, तो ये एक्सट्रीमली हाई है। अब ये हाई है और ये है लो, इसका मतलब नीचे वाला प्रेशर हुआ हाई और ऊपर वाला प्रेशर हुआ लो, तो ये पूरा रूफ ऊपर की तरफ उठ जाएगा और उड़ जाएगा। इसे कहते हैं ब्लोइंग ऑफ ऑफ रूफ। फिर से समझिए, अगर ऊपर वाली वेलोसिटी बहुत हाई हुई तो ऊपर का प्रेशर, ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि ऊपर से वो हिट कर रहा था, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, वो गायब हो गया, वो चला जा रहा है आगे, और नीचे से तो बराबर हिट हो ही रहा है, तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा ऊपर का प्रेशर कम, ये लिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही एरोप्लेन्स का कॉन्सेप्ट है। जब एरोप्लेन आगे एक अच्छी खासी स्पीड एक्वायर करती है तो उसके विंग्स नैरो शेप के होते हैं, तो ऊपर वाले एयर पार्टिकल की स्पीड बहुत हाई, नीचे वाले कंपैरेटिवली स्लो, तो क्या होता है, नीचे का प्रेशर हाई और ऊपर का प्रेशर लो, तो ये विंग्स ऊपर उठते हैं, यानी कि पूरी एरोप्लेन ऊपर उठ जाती है। तो अगर ऊपर और नीचे का प्रेशर डिफरेंस वेट से ज़्यादा हो गया तो ये ऑब्वियसली लिफ्ट कर जाएगा। ये लिफ्टिंग का एक बेसिक फिनोमेना है। तो चाहे बर्ड के विंग्स को स्टॉप करके आगे मूव करने का कॉन्सेप्ट हो, चाहे एरोप्लेन के जाने का कॉन्सेप्ट हो, चाहे ब्लोइंग ऑफ ऑफ रूफ हो, इन सब में बर्नौली प्रिंसिपल लगता है। ऊपर का प्रेशर लो, नीचे का हाई, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक लिफ्ट लग जाएगा। तो ये है ब्लोइंग ऑफ ऑफ रूफ। ऐसे ही ऑटोमाइज़र और स्प्रेयर की बात करते हैं। जब भी आप, जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर में एक लिक्विड रखी है और इसको आपने लिंक किया हुआ है एक नोजल वाली पाइप से ऐसे, और यहाँ से आपने एयर फ्लो करा दिया। जैसे ही एयर फ्लो कराएंगे, इस पॉइंट की वेलोसिटी बहुत हाई, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई, तो यहाँ की प्रेशर काफ़ी लो, एक हाई होगी तो दूसरा लो, तो इस पॉइंट का प्रेशर लो होगा और इस पॉइंट का प्रेशर हाई है, तो जो अंदर इसके अंदर मटेरियल रखा है, परफ्यूम रखा है या जो भी सॉल्यूशन रखा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसके साथ मिक्स होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे स्प्रे या फिर परफ्यूम में काम करता है। ऊपर से एयर जा रही है, वेलोसिटी कम होने से प्रेशर एक्सट्रीमली लो, तो नीचे से ऊपर की तरफ राइज होके ये वाला मटेरियल इसके साथ मिक्स होके आगे निकल जाता है। तो ये ऑटोमाइज़र एंड स्प्रेयर के ऊपर है। ऐसे ही मैग्नेस इफेक्ट, स्पिन और स्विंग की बात करेंगे तो होता क्या है कि जब भी बर्नौली प्रिंसिपल को थोड़ा ध्यान से समझे, जैसे आपको पता है कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल होता है फ्रिस्बी का। तो फ्रिस्बी मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये डिस्क है, इससे हम लोग कहते हैं फ्रिस्बीज, आपने खेला हुआ है। अब क्या होता है कि जब आप इसको ऐसे फेंकते हो
तो ये अपनी डायरेक्शन हवा में चेंज करती हुई ऐसे चली जाती है, कुछ इस तरीके से। ये जो डायरेक्शन चेंज करने का फिनोमेना है ये भी बर्नौली प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ये हवा में जैसे आपने फेंका इधर सीधा, तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी या फिर डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, डिपेंड कि हमने कैसे फेंका हुआ है। ये डायरेक्शन कैसे चेंज करती है मैं आपको ज़रा समझाऊँ इसको। तो इसको थोड़ा समझेंगे डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लिया आप यहाँ से देखेंगे इसको, अगर मैं प्लॉट करूँ, अगर मान लिया ऐसे घूमती हुई जा रही है ऐसे राइट वाइट, तो आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कट बना हुआ है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ कट बना हुआ है, ऐसे यहाँ से ऐसे बना हुआ है। तो ये जो कट बना हुआ है आगे से हर जगह से ऐसे ही कट आ रहा है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो अभी थोड़ा समझेंगे, अगर ये आपने इसको ऐसे घुमाया इस तरीके से, तो हो क्या रहा है, यहाँ से जो एयर आ रही है वो इससे हिट कर रही है, तो यहाँ की जो एयर की वेलोसिटी है वो डाउन हो जा रही है। ऐसे यहाँ से जो एयर आ रही है इससे हिट कर रही है और वेलोसिटी डाउन हो जा रही है। सोचिए अगर वेलोसिटी डाउन होगी, यानी इस पार्ट की, अगर ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये पार्ट इधर जा रहा है, ये पार्ट, और एयर ऐसे आ रही है, तो एयर और इसमें अपोजिशन हुई, जैसे ही अपोज हुआ तो वेलोसिटी हो गई डाउन। वेलोसिटी डाउन होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी डाउन। एक चीज़ घटेगी तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी, यानी यहाँ का प्रेशर हो जाएगा काफ़ी हाई। कैसे हो जाएगा, प्रेशर हाई। अब आ जाइए नीचे वाले रीजन में, क्योंकि ये पार्टिकल, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसने यहाँ वाली एयर को धक्का दिया पीछे की तरफ। एक तो बाहरी एयर ऐसे जा ही रही थी, ऊपर से इसने इस वाली एयर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया। जैसे ही इसने धक्का दिया, यानी यहाँ से ये ऐसे आ रही है, तो एक तो एयर यहाँ आ ही रही थी, इसने इसको क्या किया, और ज़्यादा धक्का दिया, पुश किया। पुश करने से उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। जब वो इंक्रीज़ हुई तो यहाँ की वेलोसिटी एक्सट्रीमली हाई, तो यहाँ का प्रेशर एक्सट्रीमली लो, यानी यहाँ का प्रेशर हो गया लो। तो अभी क्या होगा, इस रीजन यानी अपर रीजन का प्रेशर हाई और लोअर रीजन का प्रेशर लो, तो क्या ये नीचे की तरफ दब नहीं जाएगा, दबेगा, घूमता घूमता क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इसीलिए हवा में ही वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। इस खास इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट। ये भी बर्नौली के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा ही बॉल के साथ भी होता है। कोई बंदा फुटबॉल हिट कर रहा है, वो ऐसे घूमती हुई जा रही है, तो पार्शली थोड़ी एयर को अपोज करेगी तो प्रेशर हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा। फ्रिस्बीज में ये ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा उठा के इन लोगों ने स्पेशली इसको और ज़्यादा किया हुआ है। तो फ्रिस्बीज बहुत ज़्यादा डायरेक्शन का चेंज करती हैं, फुटबॉल इतना नहीं करता, या क्रिकेटर जब बॉल फेंकता है तो वो इतना नहीं करता, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट ऐसे कोई ऊपर वाला हिस्सा नहीं निकला है जो डायरेक्ट एयर को रोक रहा है। लेकिन फिर भी मामूली सा फ्रिक्शन, जैसे नॉर्मल क्रिकेट बॉल ही है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी बहुत एयर को तो रोकेगी। ये इधर जा रही है तो यहाँ वाली एयर सपोर्ट हो गई, यहाँ की एयर फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप कर गई, तो प्रेशर लिटिल बिट हाई हो गया और यहाँ का प्रेशर लो हो गया। तो उसमें भी ऐसी टर्निंग देखने को मिलती है, जिसे आप इन स्विंग कहते हैं। तो वहाँ भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, लेकिन फ्रिस्बीज में ये ज़्यादा होता है। ओवरऑल ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो बर्नौलीज के ऊपर हैं। ऐसे ही हार्ट अटैक एंड ब्लड फ्लो में भी होता है। आपको पता है कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर अगर कुछ लेयर कंपोज हो गई, इसके अंदर से अच्छा खासा ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज शुरू हो गई, जहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो जैसे इनकी ये चीज़ें कंपोज होंगी, इसका एरिया रिड्यूस होगा। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप जानते हैं एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही वेलोसिटी हाई होनी शुरू हुई, यहाँ का प्रेशर लो होना शुरू हुआ। बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर और ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब और ज़्यादा वेलोसिटी, एरिया कम हुआ, और वेलोसिटी का मतलब और ज़्यादा प्रेशर कम, और ज़्यादा हुआ, यानी सक्सेसिव हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज होना बहुत ही डेंजरस है। इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है शुरू से ही। यहाँ भी बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। तो आई होप कि आपको ये सारे एप्लीकेशंस समझ आए जो अदर एप्लीकेशंस थी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था मतलब फ्लूइड डायनामिक्स में पहला कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल और स्पीड ऑफ फ्लक्स और टॉरिसेलीज लॉ, वेंचुरी मीटर और बर्नौलीज के एप्लीकेशन। आई होप कि ये सारा पार्ट आपको समझ आया। आगे हम करेंगे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये दो टॉपिक और भी बचे हुए हैं। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया। चलिए।
सो बर्नौली के बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप जानते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लूइड की इंटरनल लेयर एक दूसरे को आपस में अपोज करती हैं। कारण रूट कॉज एक्सटर्नल फ्रिक्शन ही है, लेकिन एक्सटर्नल किसी फ्रिक्शन की वजह से अगर इंटरनल लेयर्स में कोई फ्रिक्शन डेवलप हो जाए तो उसको आप विस्कोसिटी कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, मान लिया किसी सरफेस के ऊपर कोई भी लिक्विड रखी हुई है और अगर वो लिक्विड का एक लेयर सरफेस से कांटेक्ट में आता है, एक लेयर सरफेस से कांटेक्ट में आता है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और उसकी स्पीड स्लो होने के बाद वो अपने रिलेटिव यानी बाजू वाले नेबरिंग लेयर को भी अपोज करेगा और जब वो नेबरिंग लेयर को अपोज करेगा तो उसकी भी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी, यानी इतनी तो नहीं होगी लेकिन इससे थोड़ी कम होगी। ये अपनी ऊपर वाली लेयर को अपोज करेगा और ऐसा करता हुआ हर एक लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा रही है, एक तरीके का फ्रिक्शन लग रहा है। इसी प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को विस्कोसिटी कहते हैं और जो फोर्स लग रहा है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। ये विस्कोसिटी के बारे में शॉर्ट में था जो मैंने आपको बताया। एक और बात हमने थोड़ी बहुत सुनी हुई है या पहले से हम जानते हैं कि जो भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है लेयर के, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं बात कर रहा हूँ विस्कस फोर्स की, जो लेयर्स के बीच में लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को एक बार फिर से समझ लीजिए। आप इसको ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वेलोसिटी के, डेल्टा वी के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वेलोसिटी के। ऑब्वियसली इन लेयर्स में जितनी ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज होने वाला है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगने वाली है, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के होगा। एक और बात, अगर मान लिया कि रूट सरफेस यहाँ है, इससे आप जितनी हाइट पे जाओगे उतनी ही इसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, यानी लेंथ के साथ इसका कैसा रिलेशन है, तो आंसर इज इनवर्स रिलेशन है। जितनी आप ऊपर जाओगे सरफेस से, लेयर की डेप्थ जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, फोर्स का इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी एफ एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्हीं दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करते हो और आप इसको ऐसे लिखते हो। एक और बात यहाँ समझने की है, नॉर्मल फोर्स, जैसा आपने मैकेनिकल फ्रिक्शन वाला फोर्स जब किया था तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि वहाँ जो फ्रिक्शन हुआ करता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ विस्कस फोर्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ रूट कॉज ये था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाने से प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने से इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग कम हो जाती है। तो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग बढ़ गई लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग घट गई, तो बात तो बराबर ही पड़ी, इसलिए वहाँ एरिया पे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ क्योंकि इंटेंसिटी बराबर ही है, अब जब एरिया बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया के। तो एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हमने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया, और एक एरिया, इन्हीं को आप जब कंबाइन करते हो तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ईटा dv by dx, और इस ईटा के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं इसको? ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको पहले से आइडिया है कि इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, ये विस्कस फोर्स है, इसमें दो तरीके के हैं। एक तो विस्कस फोर्स, एक विस्कस ड्रैग, मतलब एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। अभी फिलहाल मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। एक विस्कस ड्रैग एक्सटर्नल भी आता है जिसको कि आप एयर फ्रिक्शन कहते हैं, तो मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला एक्सटर्नल एयर फ्रिक्शन की बात नहीं है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पर एयर ने कितना फ्रिक्शन लगाया, ध्यान रखें, ये उसकी बात नहीं है। ये बात है कि जब लिक्विड की लेयर्स आपस में एक दूसरे को अपोज करती हैं तो कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से करती हैं, ये उसका फॉर्मूला है। और ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। हर एक फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होती है और ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको ये वाला फार्मूला एक बार रिकॉल हुआ। मैं जरा इसकी यूनिट, इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में एक बार और चर्चा करते हैं। इसको हटाता हूँ। सो आइए यूनिट की एनालिसिस करते हैं। यूनिट से पहले मैंने यहाँ फार्मूला बनाया है। ईटा का फार्मूला फिर हो जाएगा F/dv/dx इंटू एरिया। फोर्स के लिए न्यूटन, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड और फिर एक्स के लिए मीटर, मीटर से मीटर गया तो
पर सेकेंड ऊपर आ जाएगा, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर की पावर -2 ये ऊपर आकर के। देखिए फिर से समझिए, MKS में न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर -2 इंटू सेकेंड, और CGS में डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड। ये हो गया इसकी यूनिट। इसी को शॉर्ट में जैसे ये वाला जो है डाइन सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड को हम लोग कहते हैं पॉइस, यानी 1 पॉइस का मतलब 1 डाइन पर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड। यहाँ वैसे भी आप समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप जानते भी हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि यूनिट एरिया और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट के वक्त जो विस्कस फोर्स लग रहा है उसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। यानी n ईटा f के बराबर ही है व्हेन dv/dx की वैल्यू क्या है 1 एंड एरिया की वैल्यू क्या है 1। तो जब ये दोनों वैल्यूज 1 है उस वक्त जो भी फोर्स ऑफर कर रहा है एक फ्लूइड अपनी लेयर्स के बीच में, उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी जो CGS यूनिट है वो डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड है। इसको आप कहते हो पॉइज। क्या कहते हो? पॉइज। और इसी का ये जो CGS यूनिट है न्यूटन m की पावर -2 सेकेंड, इसको कहते हैं डेकापॉइज। डेकापॉइज, डेका का मतलब 10 टाइम्स, या फिर इसी को आप कहते हो पॉजुलीज। पॉजुलीज, पॉजुलीज कहते हैं आप इस फॉर्मूले को, सॉरी इसी यूनिट को। तो आप इसको कहते हो डेकापॉइज या फिर शॉर्ट में कहते हो पॉजुली। तो ये रही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डिफरेंट यूनिट्स। तो आपने फॉर्मूला समझ आया और आपको ये समझ आया कि इसकी यूनिट क्या है और बेसिकली ये है क्या और इसका रूट कॉज क्या है। आई होप ये एक बार रिवाइज हुआ अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है आखिर ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कई बार आप देखेंगे कि इनमें वेरिएशन भी होती है, और इनका जो वेरिएशन वाला है वो कॉन्सेप्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ उसका भी रिवीजन में कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता था। मैं इसको हटाता हूँ। सो अगर प्रिलिमिनरी बात करें तो दो तरह के, एक तो देखिए विस्कोसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, अलग अलग नेचर ऑफ फ्लूइड पे, अलग अलग फ्लूइड्स के लिए अलग अलग विस्कोसिटी होती है। लेकिन किसी सेम फ्लूइड के लिए उसकी जो विस्कोसिटी है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। तो अगर मैं टेम्परेचर के इफेक्ट को बताऊं आपसे तो इसमें दो तरह की बात है। अगर सबसे पहले लिक्विड की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे लिक्विड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम हो जाएगी। कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी इंट्रामोलिकुलर जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा। वीक होने से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और उसी अट्रैक्शन की वजह से वो ये विस्कस फोर्स लग रहा था, एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाह रहे थे। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग एक रूट कॉज थी। आपसे पूछा भी जा सकता है या आपके दिमाग में आ रहा है कि रूट कॉज क्या है, क्यों विस्कोसिटी लग रही है? तो आप ध्यान रखेंगे विस्कोसिटी का जो रूट कॉज है वो है इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। जब एक लेयर रुक रही है फ्रिक्शन नीचे वाले पार्टिकल की वजह से, तो वो अपनी बाजू वाली लेयर को भी रोक रही है, यानी पार्टिकल्स को रोक रहा है, यानी वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है विस्कोसिटी के पीछे। अब आपने क्या किया, गर्म कर दिया, फोर्स वीक हो गया। जैसे ही फोर्स वीक हुआ तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग घटी, का मतलब विस्कोसिटी घटी। हालांकि इसके लिए लिक्विड में मैं बताऊं तो एक स्लॉटल एम्पेरिकल फार्मूला भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर जो विस्कोसिटी होती है वो n0 डिवाइड बाई यानी इनिशियल का 1 + α_t + βT² होता है। खैर ये स्लॉटल्स एम्पेरिकल फार्मूला है, लेकिन इससे हमारे को कोई खास मतलब नहीं है। अपने को तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के साथ कैसा है, इन्वर्स है। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। लिक्विड में जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी घटेगी। और वहीं अगर गैस की बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो गैस के लिए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डायरेक्टली क्यों? ऑब्वियस है, गैस में कोई इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग पहले से भी बहुत नहीं थी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ थी। अब क्या हुआ कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ गई,
रैंडमनेस बढ़ गई, एक दूसरे को हिट करने लगेंगे और एक दूसरे को रोकने लगेंगे। अगर एक लेयर फ्लो कर रही है, दूसरा उसको हिट करेगा और रोकेगा, तो डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाने की वजह से जो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर में ये ध्यान रखना है कि लिक्विड के अंदर इन्वर्स रिलेशन है और गैस के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। आइए अब बात करते हैं प्रेशर वाले की। इसको मैं हटा के प्रेशर की डिस्कशन करता हूँ। आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर की चर्चा करते हैं। प्रेशर में आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी लिक्विड है, वाटर को छोड़ दिया जाए तो आपको पता है वाटर की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन आ जाती है प्रॉपर्टी में। तो अगर वाटर को छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट वाटर, तो आप देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितनी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग और बढ़ जाएगी, क्लोज आ जाएंगे और क्लोज आने से एक दूसरे को रोकेंगे, यानी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ध्यान रखना है। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर में इन्वर्स रिलेशन है। वाटर के साथ कैसा है? इन्वर्स रिलेशन है, ध्यान रखना है। ये वाटर में, इसके पीछे रूट कॉज इसकी स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब रही बात अगर गैस की करें, तो गैस में आप ध्यान रखेंगे इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी गैस में प्रेशर का कोई खास चेंज नहीं माना जाता। हालांकि वाटर में भी जो मैंने इन्वर्स बताया वो भी एक सर्टेन लेवल तक ही है, उसके बाद फिर से डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक ही आएगा तो आएगा। तो आपको ध्यान रखना है एक सर्टेन अप टू सर्टेन लिमिट इन्वर्स है, बाकी अदर देन वाटर किसी भी तरह की लिक्विड हो तो डायरेक्टली, और गैस में इंडिपेंडेंट लेना है। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हुई, लेकिन खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टेम्परेचर का है, उसको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको विस्कोसिटी और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसका फॉर्मूला है और उसकी रूट कॉज क्या है और उसकी यूनिट क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और विस्कोसिटी की डिटेल आपको पता लगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको विस्कस ड्रैग के बारे में, यानी एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, यानी एक तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, कि कोई और बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव करती है तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या राय है और वो उसका फाइनल फार्मूला क्या बनता है, उसकी रिवीजन स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। आइए बात करते हैं विस्कस ड्रैग की। और मैं आपको बताऊं कि हालांकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो वो तीन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का नेचर क्या है, डेंसर है या लेस डेंसर है। दूसरा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होगा एयर फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा। और तीसरा, कहीं ना कहीं शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर नैरो शेप है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, अगर वाइड शेप है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। यानी ये तीन बातें थी, फिर से कहता हूँ, नेचर ऑफ फ्लूइड एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बात को प्रॉपरली बताने वाले स्टॉक थे और स्टॉक ने इसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव किया। स्टॉक का मानना था कि मान लिया कोई स्पेरिकल बॉडी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी फ्लूइड के अंदर एक सर्टेन स्पीड से जा रही है, मान लिया v इसकी स्पीड से मूव कर रही है, ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट v की स्पीड से मूव कर रहा है और जिस फ्लूइड के अंदर ये मूव कर रहा है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, जो कि नेचर ऑफ फ्लूइड के बारे में बताएगी। तो स्टॉक ने इसको देखा कि जो यहाँ ड्रैग लग रहा है यानी एयर फ्रिक्शन लग रहा है वो तीन बातों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला तो ईटा, जिस फ्लूइड का जितना ईटा ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि विस्कस ड्रैग उतना ही, ड्रैग वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है, ज़्यादा होगा। यानी आपने देख लिया नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड कर गया। दूसरा इन्होंने कहा स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी स्पेरिकल बॉल की उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर ले गए, दूसरी बात आ गई। और तीसरा उन्होंने देखा कि ये रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी बड़ी शेप है उतनी ही ज़्यादा फोर्स लग रही है। हालांकि कोई और शेप होगी तो फिर रेडियस ना लेकर के उसकी लेंथ की पैरामीटर हम लोग लेंगे, लेकिन क्योंकि स्पेरिकल है तो आर लिया है। अब जब इनको डायमेंशन की हेल्प से और अदर कैलकुलेशन से आप डिराइव करते हैं तो ये प्रॉपर फार्मूला आता है 6 पाई ईटा आर वी। आई होप ये फार्मूला आप सबको ध्यान है, जब आपने एक राउंड पढ़ा होगा। तो नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए कि जो विस्कस ड्रैग का फाइनल फार्मूला है वो 6 पाई ईटा आर वी है। मैं आपको याद दिला दूं, विस्कस फोर्स अलग है,
F इजिकल्स टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, और ड्रैग अलग है, ड्रैग एक्सटर्नली है, किसी अदर बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 6 पाई ईटा आर बी ये एयर फ्रिक्शन का फार्मूला है, जब भी कोई मूव करेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा मूवमेंट के यानी वेलोसिटी के। वेक्टोरली देखें तो आप यहाँ साइन लगा सकते हैं माइनस साइन, यानी F जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ 6 पाई ईटा आर वी। अगर V की बात करें तो ये हमेशा कैसा लगेगा, तो आंसर इज V के अपोजिट लगेगा। क्यों, वो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है तो ड्रैग पीछे की तरफ लगेगा। तो आई होप कि स्टोक्स लॉ और आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुआ, अच्छे से आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारे लिए एक और कहानी थी। इससे जुड़ी हुई एक टॉपिक भी है जिसको आप कहते हो टर्मिनल स्पीड यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। उससे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ग्राफिकल लिंकिंग भी होती है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपसे F और R का रिलेशन पूछ लिया जाए, एयर फ्रिक्शन का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे डायरेक्टली, क्योंकि रिलेशन में डायरेक्टली है। आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर F और V का रिलेशन पूछा जा रहा है तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड से पूछा जाएगा तब तो डायरेक्टली, अदरवाइज डायरेक्टली का ही नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ, क्योंकि ये V के अपोजिट है, माइनस साइन के साथ लगा हुआ है। तो अगर V बढ़ेगा तो फोर्स नेगेटिव में बढ़ेगा, यानी कि घटेगा एक तरीके से। ये इन्वर्स ग्राफ नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव का ग्राफ। ऐसा नहीं अमाउंट घट रहा है, अमाउंट फिर भी बढ़ रहा है। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के साथ पूछा जाए तो ऑब्वियसली ग्राफ इस तरफ जाएगा। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर नेगेटिव के साथ दिखाना है तो आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे आप वो समझ लीजिए। आप इसको फिर नीचे ले जाएंगे। अगर ये v है, ओनली स्पीड है और ये फोर्स है, तो आप ध्यान रखेंगे जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। इससे पहले जो मैंने ऊपर बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। क्यों, कारण समझिए। जब स्पीड ज़ीरो होगी तो कोई एयर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, स्पीड ज़ीरो तो फोर्स भी ज़ीरो, स्पीड कुछ हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी हुआ, नेगेटिव में कुछ नेगेटिव में कुछ। तो ये शुरू ओरिजिन से होगा और नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड होगी तो यही ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये डिस्कशन आपको पता होनी चाहिए। एयर फ्रिक्शन का स्पीड के साथ ऐसा ग्राफ बनता है। आई होप आपको ध्यान रहेगा, और फार्मूला मेन है, इसका आपको ध्यान रखना है। आइए इसी से जुड़ा हुआ लिंक्ड एक और टॉपिक रिवाइज करते हैं जिसका नाम है टर्मिनल स्पीड या फिर टर्मिनल वेलोसिटी। सो नेक्स्ट चर्चा है टर्मिनल वेलोसिटी की। एक ही बात है वैसे देखा जाए तो, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लिया एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, उसको आपने यहाँ ड्रॉप किया। अब आपको पता है अपनी वेट की वजह से वो नीचे आना शुरू होगी, यानी उसका जो भी mg होगा उसकी वजह से ये स्फेरिकल बॉल नीचे शिफ्ट होगी। जब ये किसी हवा में एयर के अंदर है तो यूजुअली हम लोग नॉर्मल मैकेनिक्स में एयर जो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है, आपने पढ़ाई है फ्लूइड वाले चैप्टर में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में डाला जाएगा तो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, और जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर का बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा, जिसे आप अब थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो आप, मैं, जो भी ऑब्जेक्ट, अभी हम एटमॉस्फेयर में हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स कहीं ना कहीं लगेगा। तो अगर वो फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ। अब थ्रस्ट फोर्स तो देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तो बेंड फोर्स लग ही रहा है। अगर आप इसे फिलहाल इग्नोर ना करें, अभी इससे पहले इसको इग्नोर करते आए हैं, तो अगर इग्नोर ना करें तो देखेंगे तो ये तो लग तो रहा ही है, साथ में अगर ये धीरे धीरे नीचे मूव करना शुरू करता है और मान लिया कि इंस्टेंस पे इसकी स्पीड v हो गई, तो इसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग भी लगेगा, एयर फ्रिक्शन भी लगेगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। इसमें से mg का अमाउंट रहने वाला है कांस्टेंट और बेंड फोर्स भी रहने वाला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये अपने वॉल्यूम के बराबर का, इसका वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है समय के साथ, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेंड फोर्स को सिग्निफाई करता है, क्योंकि उतना जितना गैस डिस्प्लेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग बेंड फोर्स लगेगा, तो वो तो रहेगा कांस्टेंट। अब क्या है,
mg भी रहने वाला है कांस्टेंट, लेकिन जो ये वाला फोर्स है ड्रैग फोर्स, ये हमें पता है 6 पाई ईटा आर वी का फार्मूला है, यानी ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समय के साथ इसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। मान लिया इसका अमाउंट 100 है, इसका अमाउंट 10 है, बचा 90, इसका अमाउंट 0 है। अब क्या होगा, 0 से बढ़ता 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 10, 20, 30, अगर ये 100 है मान लिया और ये सिर्फ 10 है, तो एक वक्त ज़रूर ऐसा आ जाएगा जब ड्रैग बढ़ता बढ़ता 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो बढ़ता बढ़ता जब ये 90 पे पहुंच जाएगा, उस वक्त 90 + 10 यानी ऊपर वाला फोर्स भी 100 और नीचे वाला फोर्स भी 100, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो उस वक्त इस बॉडी का जो नेट फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, 0। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये नेट फोर्स 0 होगा, उस वक्त एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो आंसर इज 0। तो उस वक्त स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, स्पीड 0 होगा या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, या फिर स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी? आपको पता है एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब है, चेंज इन स्पीड 0, चेंज इन स्पीड 0। इसका मतलब अब जो भी स्पीड है ए नेट 0 के वक्त जो स्पीड होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से गिरनी शुरू हो जाएगी, फ्री फॉल होनी शुरू हो जाएगी, यानी तब तक स्पीड बढ़ेगी जब तक कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर ना हो जाए। जब ये हो जाएगा उस वक्त ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेगा, उसी स्पीड को टर्मिनल स्पीड कहते हैं या फिर टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आप बात फिर से समझिए, कोई भी फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार एयर फ्रिक्शन बढ़ रहा होता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। एक स्टेज ऐसा आता है जब एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन और बैंड फोर्स का सम उसके वेट के बराबर हो जाता है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से आना शुरू हो जाता है। उसी कांस्टेंट स्पीड का नाम क्या है, टर्मिनल स्पीड, या फिर आप उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसी वजह से फ्लाई करने वाली मतलब स्काई जंपिंग करने वाले लोग एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहे होते हैं, या इसी वजह से आप देखेंगे फॉग पार्टिकल्स धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहे होते हैं, या इसी वजह से रेन ड्रॉप्स भी कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रही होती हैं। तो इंक्रीजिंग स्पीड कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा, एक स्टेज आएगी ऐसा जब वो कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेगा। खैर, बेसिक कंडीशन क्या है कि बैंड फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग, इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया, तो आंसर इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के ठीक इक्वल हो गया। ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक मतलब कंडीशन है टर्मिनल स्पीड के लिए। अब ये इसका फार्मूला आप जानते हो, ये हो जाएगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी के, विस्कस ड्रैग का फार्मूला आप जानते हो 6 पाई ईटा आर वी के, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी के। इसको मैं थोड़ी और डिटेल में लिखता हूँ और फिर फाइनल फार्मूला लिखता हूँ। इसी को अगर आप और सिंप्लीफाई करो तो क्या फाइनल फार्मूला बनेगा, एक बार मैं इसको हटाता हूँ और लिखता हूँ। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गई। सो आइए, ये दोनों का सम इसके बराबर है। मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैंने यहाँ लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास आ गया। ये फ्लूइड की बात है, इंटू जी और आर वी, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम जो है एग्जैक्टली उसी बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, यानी कि जो ये फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के ठीक बराबर होगा। आप इस बात को जानते हैं। सबसे पहले तो 6 पाई ईटा आर वी को यहीं रहने दें और इसको राइट साइड भेज दें। जब आप राइट साइड भेजेंगे तो ये पूरा टर्म माइनस में चला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन? क्योंकि इसका और इसका वॉल्यूम सेम है। अब यहाँ है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये बचा ओवरऑल, आपको पता है। इसके बाद आप चाहें तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला बनाएंगे वो बन जाएगा, अच्छा ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं इंटू जी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। बहुत आसान सा डेरिवेशन है और डिवाइड करेंगे 6 पाई ईटा इंटू आर से। अब आपको पता है पाई से पाई डिडक्ट करना है, ईटा रहेगा, एक आर से इस पावर को घटाएंगे, पावर बचेगा 2, और इसको कहीं ना कहीं 2/6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यानी स्पीड का फार्मूला आ जाएगा 2/9 ईटा
2/9 ईटा आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ जी और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये खूबसूरत सा फार्मूला है जिसको कि आप कहते हो टर्मिनल स्पीड। क्या कहते हो? टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा वो इतने अमाउंट से नीचे आ रहा होगा, उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। तो आई होप कि ये डेरिवेशन भी आपको एक बार क्लियर हुआ। और मेन काम की बात ये फार्मूला है जिसमें एक दो चीज़ें बड़ी स्पेशल हैं, इसको मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहली बात तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए कि टर्मिनल स्पीड ईटा के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि टर्मिनल स्पीड का ईटा के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी टर्मिनल स्पीड उतनी ही कम होगी, छोटी होगी, टर्मिनल स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी। दूसरी एक बात और है, यहाँ वीटी का आर के साथ स्क्वायर रिलेशन है, यानी आर जितनी बड़ी टर्मिनल स्पीड भी उतनी बड़ी, आर जितनी छोटी टर्मिनल स्पीड उतनी ही छोटी। एग्जाम्पल के लिए विंटर्स में जो फॉग पार्टिकल होता है उनका रेडियस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, इसी वजह से उनकी टर्मिनल स्पीड भी बहुत छोटी होती है। और बहुत छोटे का मतलब 1 सेंटीमीटर पर आवर या फिर 1 मीटर पर आवर। इसीलिए आप 1 घंटे में देखेंगे फॉग पार्टिकल सिर्फ 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, हार्डली 1 मीटर। इसीलिए फॉग बहुत देर तक नेचुरल स्टेट में दिखता है, चारों तरफ डेंस माहौल बना होता है, काफ़ी नीचे सेटल होता हुआ जाता ही नहीं है, ऐसा अपीयर ही नहीं होता कि वो नीचे जा रहा है। हमें लगता है, मतलब ये सोचने वाली बात है कि ग्रेविटी होने के बाद भी सारे मॉइस्चर पार्टिकल, फॉग पार्टिकल कैसे रेस्ट सिचुएशन में है। तो इस वजह से, क्योंकि वो नीचे तो जा रहे हैं लेकिन उनकी टर्मिनल स्पीड काफ़ी स्लो है, क्योंकि उनका रेडियस बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली टर्मिनल स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन फर्स्ट वाली और ये जो सेकंड है ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इससे जुड़ी हुई एक दो चर्चाएं और हैं, लेकिन मैं इन सबको हटाता हूं और फाइनल फार्मूले के साथ सिर्फ ये दोनों रखता हूं और साथ में कुछ ग्राफिकल एनालिसिस कराता हूं जो कि टर्मिनल स्पीड से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूला और इसकी दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन समझने के बाद एक तीसरी इम्पोर्टेंट बात टर्मिनल वेलोसिटी से जुड़ी हुई ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है और फ्री फॉल करते वक्त उसकी स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाइए। मैकेनिक्स में जब आप यही काम करते थे तो आपको पता है वी का फॉर्मूला होता था u प्लस जी टी फ्री फॉल के अंदर, u प्लस माइनस जी टी आप कह सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v का फार्मूला हुआ करता था gt, यानी कि g कांस्टेंट है, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के। सिंपल सा फार्मूला है, यानी इससे पहले ग्राफ कुछ इस तरीके से बना करता था, बट अब ऐसी कहानी नहीं है। अब जो ये स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि अब एक्सेलरेशन वक्त के साथ घट रहा है। इसका जो स्लोप है वो क्या बताता है? इसका स्लोप स्पीड अपॉन टाइम यानी कि जी को बताता है। अगर स्लोप का मतलब टेन थीटा की बात करें, यहाँ जो यहाँ एंगल है उसका टेंजेंट है, यानी टेन थीटा क्या शो करेगा? जी के बारे में। लेकिन अब जो टर्म अभी अगर ड्रैग के साथ देखें तो स्पीड घट रही है। स्पीड घट क्यों रही है? जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब वेट का एक अपोज करेगा, यानी ये वक्त के साथ घट रहा होगा। घटने का क्या मतलब है? घटने का मतलब ये है कि अगर शुरू में मान लिया एंगल बहुत ज़्यादा है तो बाद में आके एंगल कम हो जाएगा और कम और कम, ऐसा करते करते ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि ये जो कांस्टेंट, इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी स्लोप 0 हुआ, एक्सेलरेशन नेट 0 हुआ। इस वक्त जो स्पीड एक्वायर करेगा उसी को क्या कहेंगे? टर्मिनल स्पीड। वैसे ये ग्राफ स्पीड वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, लेकिन इस वक्त जहां एक्सेलरेशन 0 हुआ उस वक्त की जो स्पीड है उस स्पीड का क्या नाम है? टर्मिनल स्पीड। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग बॉडी में फेंका जाए ऊपर से नीचे की तरफ तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से होगा। इसमें एक और केस है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे एक अच्छी खासी स्पीड से फेंका गया, बहुत हाई स्पीड से थ्रो किया गया, ध्यान रहे थ्रो किया गया है, फ्रीली फॉल नहीं कर रहा है। तो थ्रो करने का मतलब आपने खुद ही बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दी। जब आप खुद ही बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो सडन क्या होगा? विस्कस ड्रैग बहुत ही ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ने के बजाय घट जाएगी।
आप सोच रहे होंगे यार ऊपर से फेंका, साथ में ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी तो उसको और बढ़ा देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जब आप बहुत हाई स्पीड से फेंकोगे तो ड्रैग तुरंत ही बहुत ज़्यादा लगेगा, और वो ड्रैग जी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होगा, वो ओवरऑल स्पीड को घटा देगा, और घटाने के बाद जिस भी स्पीड से आप थ्रो करोगे वहाँ से वो घट करके फिर से एक कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड एक्वायर कर लेगा। तो अगर आपने थ्रो किया हुआ है तो इस तरीके का ग्राफ, अगर आपने ज़ीरो ड्रॉप किया हुआ है, फ्री फॉल है, तो फिर ऐसा ग्राफ, मतलब ये u 0 है, ये u नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर मान लिया कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं है, तब तो सीधा वाला ग्राफ वही जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर ये n इज इक्वल्स टू 0 पे है और जब n नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको ये दोनों ग्राफ क्लियर हुए कि जिसमें से स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तीसरा, यहाँ पूछा जा सकता है कि टर्मिनल स्पीड का रेडियस के साथ क्या रिलेशन, जैसे एक छोटी बॉल है और बड़ी बॉल है और बड़ी बॉल है, तो रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर टाइम से, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ। आपको पता ही है कि bt अगर r के स्क्वायर के साथ है तो इसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ बना लेंगे। तो छोटी बॉल के लिए टर्मिनल स्पीड छोटी, और बड़ी के लिए और बड़ी और बड़ी, ऐसे करते हुए ये ग्राफ ऐसा जाएगा। तो आई होप कि ये तीनों ग्राफ आपको क्लियर हुए, जिसमें से 1 और 2 ग्राफ को ज़्यादा सीरियस लेना है। तो ये रही ओवरऑल डिस्कशन टर्मिनल स्पीड और उससे जुड़े हुए टेक्निकल टर्म्स की। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक भी, टर्मिनल स्पीड का भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ। सो फ्लूइड के चैप्टर के सेकेंड कंटेंट में, जहाँ हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के डिस्कशन कर रहे थे, तो फ्लूइड डायनामिक्स यानी ओवरऑल फ्लूइड का सेकेंड लेक्चर एंड होता है। सेकेंड लेक्चर में हमने फ्लूइड डायनामिक्स की बात करी, और फ्लूइड डायनामिक्स में हमने डिस्कशन करी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, फ्लो की, टाइप्स ऑफ फ्लो की, और उसके साथ साथ हमने एनर्जी रिलेटेड टू फ्लूइड करा। और एनर्जी रिलेटेड टू फ्लूइड के बाद मैंने आपको एनर्जी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल कराया, और बर्नौलीज प्रिंसिपल में हमने डिस्कशन करी अलग अलग उसके एप्लीकेशंस की, थ्योरम और प्रूफ के साथ साथ जो भी उसकी रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस थी उनकी चर्चा करी। इसके बाद हम लोगों ने विस्कोसिटी की चर्चा करी, विस्कोसिटी के बाद विस्कस ड्रैग यानी एयर फ्रिक्शन की चर्चा करी, और एयर फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनल स्पीड, उसकी चर्चा करी, और उससे रिलेटेड ग्राफ की। तो ये रही सेकेंड पार्ट के डिस्कशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट में फ्लूइड के जो बचे हुए कंटेंट हैं, लाइक कोहेसिव एडहेशन, कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी, उसके फोर्सेस, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और कैपिलरी राइज, इन सब से जुड़े हुए टॉपिक्स को करेंगे और इस चैप्टर को फाइनलाइज करेंगे। तो मिलते हैं थर्ड रिकैप लेक्चर, फ्लूइड्स के थर्ड रिकैप लेक्चर में। थैंक यू।